हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो रीतिबद्ध काव्यधारा है, यहाँ पे आपको रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीति मुक्त कवि है, यहाँ पे आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समकालीन कविता है उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे आपको समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति की संस्कृत रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको विद्यापति की संस्कृत रचनाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है उसका वास्तविक नाम क्या था, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है उनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर किस धारा के कवि थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर है किस धारा के कवि थे, यहाँ पे आपको बताना है कि कबीर किस धारा के कवि थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास है उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि केशव दास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी हैं, यहाँ पे आपको बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद की रचनाओं का नाम लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो घनानंद की रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको घनानंद की रचनाओं के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी का जन्म किस सन में हुआ था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतेंदु है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतेंदु का जन्म किस सन में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन की विचारधारा क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है उनकी विचारधारा क्या है, यहाँ पे आपको नागा अर्जुन की विचारधाराओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल की रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी कि धूमिल की रचनाओं के नाम के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मोचीराम कविता है, यहाँ पे आपको मोचीराम कविता का सारांश लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्ति बोध के काव्य हैं, यहाँ पे आपको मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, यहाँ पे आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा के काव्य हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रानंदन पंत है, यहाँ पे आपको सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद है, यहाँ पे आपको प्रसाद के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के
बीरहवर्ण पे प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद है, यहाँ पे आपको घानानंद के बीरहवर्ण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है केशव दास की समाधि योजना पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास की समाधि योजना है, यहाँ पे आपको केशव दास की समाधि योजना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जायसी है उनका जो सौंदर्य चित्रण है, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर की भक्ति भावना को सोधारण स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास की भक्ति भावना के बारे में बताना है और भक्ति भावना को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है तुलसी की काव्य कला पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है उनकी जो काव्य कला है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की काव्य कला पे प्रकाश डालना है, यानी कि तुलसीदास की काव्य कला के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो की भाषा है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो की भाषा पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ की भाषा है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यापति के काव्य का सौष्ठव लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, यहाँ पे आपको विद्यापति के काव्य का सौष्ठव लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद की विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है, यानी कि प्रयोगवाद की विशेषताएं आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो संत काव्य है उसकी कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे आपको संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है, यानी कि प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो छायावादी काव्य है उसकी भावगत एवं शिल्पगत विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, इसके ऊपर आपको उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यापति सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति है, विद्यापति सौंदर्य के कवि है, यहाँ पे आपको इस कथन की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सूरदास की भक्ति पद्धति की सोदाहरण विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास है, यहाँ पे आपको सूरदास की भक्ति पद्धति के बारे में बताना है और उदाहरण से उसको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है तुलसी लोकमंगल के कवि हैं, प्रमाणित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास लोकमंगल के कवि हैं, यहाँ पे आपको इस कथन को प्रमाणित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, कबीरदास सामाजिक भावना है, यहाँ पे आपको कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास की सामाजिक भावना है, यहाँ पे आपको कबीरदास की सामाजिक भावना पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है नागमती के बीरावरण की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नागमती है, यहाँ पे आपको नागमती के बीरावरण के बारे में बताना है और नागमती के बीरावरण की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बिहारी के दोहे गागर में सागर है, इस उक्ति को उदाहरण से समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी के दोहे हैं गागर में सागर है, इस उक्ति को क्या करना है, उदाहरण से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है घानानंद के बीरावरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो घानानंद है, यहाँ पे आपको घानानंद के बीरावरण की विशेषता बताना है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है और उदाहरण से उस पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की
की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबा नागार्जुन का व्यक्तित्व सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाबा नागार्जुन है उनका व्यक्तित्व सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत था, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल जनचेतना के कवि हैं, उनकी रचनाओं के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल हैं, धूमिल जनचेतना के कवि हैं, आपको क्या करना है कि उनकी रचनाओं के आधार पर, यानी कि धूमिल की जो भी रचनाएं हैं यहाँ पे आपको धूमिल की रचनाओं के आधार पर ये बताना है कि धूमिल जो है जनचेतना के कवि हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।